हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का द फीडियाज एकेडमी एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने चैनल पर मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की नई जीएस की क्लास में। और इसमें हम करने वाले हैं साइंस का टॉपिक, जिस साइंस के टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम्स। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साइंस सोलर सिस्टम का हम पार्ट करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम 10 से 15 पर पहुंच गए, धीरे धीरे 20 पे भी पहुंचेंगे जैसे हम रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करते हैं। द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं असल में वो दिन आज ही है। तो आज ही आपको तैयारी शुरू करनी है, ये ध्यान रखना है। आप किसी और दिन का वेट मत कीजिए। आज से ही शुरू करेंगे तो एक दिन आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिडियाज एकेडमी पे आप अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं मेटा यानी कि फेसबुक पे। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं है तो उस पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको बेनिफिट, क्लास की टाइमिंग, शेड्यूल सब कुछ वहाँ मिल जाता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जैसे ही टॉपिक खत्म होंगे आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप फीडियाज एकेडमी जो वेबसाइट, हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले से स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अलग अलग विभिन्न कोर्सेज की जो डेमो क्लासेज है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री नोट्स है वो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड आई हैव गॉन राउंड द सन डैश टाइम। अगर मैं 13 साल का हूं तो मैं इतनी बार सूर्य का चक्कर लगा चुका हूँ। तो हमारा जो साल है, वर्ष है, जो पृथ्वी का सौर वर्ष जिसको कहते हैं, हम जो साल अभी यूज कर रहे हैं उसको सौर वर्ष कहते हैं। 365 दिन का होता है। ठीक है, 365 एंड 1/4 अलग से इतना टाइम लगता है। डे, इतने डे लगते हैं अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने में, तो इसलिए इसको सौर वर्ष कहा जाता है। तो 3 साल तो ये रखते हैं, बाकी 4 साल बाद इनको जोड़ लेते हैं और एक दिन बढ़ा देते हैं जिसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर मैं 13 साल का हूँ, मतलब हम सौर वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सूरज के चारों तरफ कितने चक्कर लगाए हैं? तो मैंने सूरज के चारों तरफ 13 ही चक्कर लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने पर एक ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हम, इसका आंसर होगा 13। द लीस्ट डेंस प्लेनेट इज व्हाट। सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस। इनमें से कौन सा सबसे घना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सबसे ज्यादा घनत्व वाला। ठीक है, अगर सही से देखें तो इसको सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें तो घनत्व ठीक रहेगा इसके लिए यूज करना। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लेनेट कौन सा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लेनेट, सबसे घनत्व डेंस प्लेनेट कौन सा है इसकी बात कर रहे हैं। इन सभी में बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये जुपिटर टाइप है। ठीक है, जुपिटर टाइप या फिर इनको कहते हैं जोवियन टाइप भी कहते हैं, जोवियन टाइप। ये मोस्टली गैसियस है। जुपिटर जो है वो गैसियस है, तो ये तो घना नहीं है, डेंस नहीं है ज्यादा। तो अर्थ जो है वो सबसे ज्यादा, ये टेरेस्ट्रियल टाइप है, चट्टानों की तरह। या अर्थ टाइप के जो प्लेनेट होते हैं उनमें अर्थ भी काउंट होता है। तो ये सबसे घना ग्रह है, मतलब सबसे ज्यादा ये संघन है या घनत्व इसका सबसे ज्यादा है अर्थ का। इट अपीयर एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। द टेल ग्रोज इन साइज एट इज अप्रोचेस द सन। यह एक लंबी पूंछ के साथ चमकीले सिर के रूप में प्रकट होता है और सूरज के करीब आते ही पूंछ का आकार बड़ा हो जाता है। ये एस्टेरॉयड होता है या कोमेट होता है या प्लेनेट होता है या मीटियोर होता है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या उल्का, इनमें से कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है? तो इनमें सबसे सही बात हमारा होगा धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में बातें हो रही है। धूमकेतु एक ग्लोइंग हेड के साथ दिखाई देता है और उसकी एक पूंछ, टेल दिखाई देती है। लेकिन जब ये देखिए, धूमकेतु जो है एक सन के चारों तरफ, सौर मंडल में सन के चारों तरफ बहुत बड़े इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमने वाला एक पिंड है। और ये दूसरे ग्रहों के कक्षा में भी प्रवेश कर जाता है। इसका जो ऑर्बिट का एरिया है वो बड़ा है। लेकिन इसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसके पीछे टेल दिखाई देती है ऐसे। लेकिन जैसे जैसे ये सन के बहुत पास में आ जाता है, ठीक है, तो ये टेल बहुत ज्यादा शाइनिंग और बहुत ग्रो कर जाती है, पीछे की तरफ ग्रो कर जाती है, क्योंकि इस पे जो लाइट गैसेज हैं वो सन फ्लेयर्स की वजह से, सोलर तूफानों की वजह से वो पीछे की तरफ गैसेज जो है बहुत पीछे तक चली जाती है, तो इसकी टेल बढ़ जाती है। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए क्लियर नाइट स्काई ब्राइट लाइट स्ट्रिक और ऑफन विजिबल, दे आर कॉल्ड एज शूटिंग स्टार, दे आर एक्चुअली व्हाट। एक स्पष्ट रात के आकाश के दौरान उज्जवल प्रकाश की धारियां अक्सर दिखाई देती हैं, उन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है। वे वास्तव में क्या है? ठीक है, जब क्लियर स्काई का मतलब है बादल नहीं है, ब्राइट लाइट दिखाई देती है आपको, स्ट्रिक्स, स्ट्रिक्स मतलब इस तरीके से आपको ब्राइट लाइट की एक लाइन सी दिखाई देती है। ठीक है, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, वे टूटता हुआ तारा उनको कहा जाता है। एक्चुअली वो क्या है? क्या वो फॉलिंग स्टार है? स्टार तो एक बहुत बड़ा हेवनली बॉडी है, बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है। तो स्टार टूटेगा तो बहुत बड़ी घटना है, धरती के ऊपर गिरेगा तो धरती तो खत्म ही है। तो ये तो है नहीं, ये स्टार नहीं होता, कोमेट भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मीटियोर। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो साइज में छोटे हैं और वो
सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और कभी कभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपने ऑर्बिट में जब जाते हैं तो इसमें एंटर करते हैं तो अर्थ में जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये जलने लग जाते हैं। और खासतौर से मीजोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। मीजोस्फीयर इसके इसमें हम बात कर रहे हैं तो मीजोस्फीयर में आके ये जलते हैं। जो जलते हैं उनको मेट्योर कहते हैं। लेकिन एक और टर्म है मेट्योराइट। अगर ये बहुत बड़े साइज के होते हैं और ये धरती तक पहुंच जाते हैं तो इनको मेट्योराइट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म होगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? उल्का। ठीक है, असल में वो जल रहे उल्का होते हैं जिनको हम तारा सोच लेते हैं और विश मांगते हैं उनसे। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। पहला भारतीय उपग्रह था। इनसेट, एजुसेट, आईआरएस या आर्यभट्ट। कौन सा भारत का पहला उपग्रह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्यभट्ट, इनसेट, एजुसेट, आईआरएस, कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा बनाया गया था, लेकिन छोड़ा तो इसको गया था भारतीय एजेंसी के द्वारा, लेकिन 1975 में भारत के द्वारा अपना पहला उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम है आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछे कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सेट यूज किया जाता है, जैसे आपका अभी जो नेटवर्क आपको मिल रहा है, जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, माना कि आपके आसपास किसी टावर से वो आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उस टावर को भी इंटरनेट का सिग्नल, मान लीजिए आप कहीं और की चीजें देख रहे हैं, तो यहाँ पर आज तक चैनल ने अपना टावर लगाया हुआ है। इस टावर का सिग्नल इस सैटेलाइट को जाता है और ये सैटेलाइट बहुत दूर खड़े टावर पे अपना सिग्नल देता है। ठीक है, ये तो टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, ये तो टेलीविजन का हो गया। लेकिन अगर आप एयरटेल या बाकी चीजों की बात करें तो ये मान लीजिए आपने कहीं अमेरिका किसी से बात करनी है, तो अमेरिका के जो मोबाइल कंपनी है उसने अपना टावर लगाया हुआ है, यहाँ से किसी ने आदमी ने कॉल किया और इस आदमी ने कॉल किया तो इसका सिग्नल इससे कनेक्ट है और ये सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट वापस भारत के किसी टावर को भेजेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन किसके तहत होता है? ये इनसेट होता है। ये इनसेट जो है हमारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इफ सैटर्न इज थ्रोन इनटू ओशियन व्हाट विल हैपन। अगर जो शनि है, शनि ग्रह है, शनि एक प्लेनेट है, आप सभी जानते हैं, दो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर जुपिटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ये जोवियन टाइप है तो मतलब ये लेस डेंस है, और लेस डेंस होने की वजह से इन कंपैरिजन टू अर्थ ये बहुत डेंस है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इट इज लेस डेंसर देन वाटर आल्सो। वाटर से भी लेस डेंसर है। तो इस तरीके से अगर आप जो उसको पानी में रखेंगे, ओशन में रख देंगे, तो देन इट विल फ्लोट, इट विल नॉट सिंक, बिकॉज इट इज लेस डेंसर, इट इज लाइटर देन वाटर। इट विल डिजोल्व, ये तो गलत है, और इट विल सोक ऑल वाटर, ये सारे पानी को सोख लेगा। ये तो बिना बात की बातें बना दी। तो यह तैरने लग जाएगा। सनी एक ऐसा सैटेलाइट है, सनी के चारों तरफ एक रिंग होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे? इस तरीके से। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मर्करी बिकॉज मर्करी ग्रह है, आप सभी जानते हैं, सोलर सिस्टम का एक ग्रह है और इसको ऑब्जर्व करना बड़ा डिफिकल्ट है। बात यह है, इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट है। इसको ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, देखना टेलीस्कोप से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेनेट। तो ऐसा इसका कारण क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स। दिस स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन ये इसका सही वो नहीं है, रीजन नहीं है। तो ये ठीक तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। इट इज टू फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट। ये भी बात ठीक है कि हमारे प्लैनेट से काफी दूर है, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है कि हम मंगल को भी देख लेते हैं, बृहस्पति को भी देख लेते हैं, वो तो बृहस्पति तो और भी दूर हो जाता है। तो ये इसका सही रीजन नहीं होगा, दूर तो है। इट इज हिडन बाय ग्लेयर ऑफ द सन। दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि मरकरी की खास बात यह है कि मरकरी यानी कि बुध, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, मरकरी की बात कर रहे हैं, बुध, ये नियरेस्ट टू सन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आल्सो, स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है, छोटा भी है, नियरेस्ट टू सन है, साथ ही साथ ये मून के जितने साइज का ही है, और ये सन के चारों तरफ 88 डेज में एक राउंड लगाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये छोटा है, सन के पास में है। और मैंने आपको पहले भी हिंट बताया था कि जो छोटा पुत्र होता है वो सबसे पास में रखा जाता है। ठीक है, तो पास भी हो गया और छोटा भी हो गया। एक चीज को याद रख लीजिए, मरकरी है वो। मरकरी जो है वो सन की जो ग्लेयर्स होती हैं, उसकी जो चमक होती है, उसकी जो किरणें होती हैं, ठीक है, उससे वो छिप जाता है। इस वजह से हमको वो दिखाई नहीं देता, वो छोटा है ना, इसको ऑब्जर्व करना इसलिए हमें थोड़ा कठिन हो जाता है। रवि वाज लुकिंग फॉर विनस इन द स्काई एट मिडनाइट। मोहन लाफ्ड एट हिम बिकॉज विनस अपीयर व्हाट। देखिए, रवि क्या कर रहा है, वो विनस यानी कि शुक्र को ढूंढ रहा है आकाश के अंदर, लेकिन वो कब ढूंढ रहा है? आधी रात को ढूंढ रहा है। तो इसलिए एक उसका दोस्त है जिसका नाम है मोहन, वो उस पर हंस रहा है कि उसको कुछ जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि वो मिडनाइट को नहीं दिखाई देता, वीनस जो है वो मिडनाइट को दिखाई नहीं देता। इट अपीयर 1 to 3 और आफ्टर सनराइज, और 1-3 और आफ्टर सनसेट। तो ये या तो सनराइज के 1 से 3 घंटे पहले दिखाई देता है, ये वाला ठीक है क्या? ये कह रहा है कि
इट अपीयर 1 to 3 और बिफोर सनराइज एंड 1 to 3 और आफ्टर सनसेट। तो लगभग लगभग ये जो है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है सेम सी लग रही है। अपीयर 1 to 3 और आफ्टर सनराइज, नहीं ये गलत है। सनराइज के बाद दिखाई नहीं देता, सनराइज से पहले दिखाई देता है, ये तो गलत हो गया। अपीयर 1 to 3 और बिफोर सनराइज, ये भी ठीक है, लेकिन ये बिफोर शब्द यहाँ पे गलत है, सनसेट के आफ्टर होता है। ठीक है, अपीयर 1 to 3 और आफ्टर सनराइज, ये भी गलत है, आफ्टर सनराइज नहीं बिफोर सनराइज होगा। तो इट अपीयर ये गलत हो गया, एलिमिनेशन मेथड देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ये सनराइज से 1 से 3 घंटे पहले दिखाई देता है और सनसेट के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। तो इसलिए आधी रात को देखने से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मौन उस पर हंस रहा है। तो ये विनस की बात कर रहे हैं, विनस को ध्रुव तारा भी कहते हैं, असल में तारा नहीं है। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये नॉर्थ की तरफ हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे पोल तारा या ध्रुव तारा भी कह देते हैं। नॉर्दर्न स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कह देते हैं, साथ साथ इसको इवनिंग स्टार भी कह देते हैं, यानी कि भोर का तारा, इवनिंग स्टार, और साथ ही साथ इसको कह देते हैं मॉर्निंग स्टार। तो इस तरीके से भोर का तारा या संध्या का तारा। अर्लियर वी हैड 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑफ विच वन नेम हैज बीन एलिमिनेटेड एज पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन जो है उसके द्वारा जो है 2006 में एक प्लेनेट को हटा दिया गया है। पहले 9 प्लेनेट उठते थे सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम का मतलब है सन और उसके आसपास घूमने वाले प्लेनेट, और जो एस्टेरॉइड्स हैं और मेटियोर हैं उनको मिला के, और एस्टेरॉइड्स भी काउंट करेंगे, प्लैनेट्स भी काउंट करेंगे सोलर सिस्टम के अंदर, सन को भी काउंट करेंगे, सन तो हेड ही हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हम काउंट करेंगे मेटियोर्स को, और इसके साथ साथ हम इसमें काउंट करेंगे कॉमेट को। तो ये कह रहे हैं कि एक प्लेनेट था, पहले 9 प्लेनेट होते थे जिसको 2006 में हटा दिया गया। तो उसका सही आंसर है सी, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को अब क्षुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया है, एक एस्टेरॉयड का दर्जा दे दिया गया है, कि ये उसकी डेफिनेशन को, उसको क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करता है जो एक प्लेनेट की होती है। इसने कहा कि कोई भी प्लेनेट होगा वो उसका एक फिक्स ऑर्बिट होगा। देखिए फिक्स ऑर्बिट तो प्लूटो का भी है, अभी तक तो बात ठीक है, लेकिन वो क्रॉस नहीं करेगा, डू नॉट क्रॉस ऑर्बिट ऑफ अदर प्लेनेट, दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए इस डेफिनेशन की को ये क्वालिफाई नहीं करता, प्लूटो दूसरे के ऑर्बिट में चला जाता है। जैसे ये सन है, उसके बाद वीनस, मरकरी है, वीनस है, तो ये सारे के सारे अपने ऑर्बिट में है ना, एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं घुसे हुए हैं। ठीक है, तो अर्थ भी ऐसे ही है, लेकिन प्लूटो के साथ क्या दिक्कत थी, प्लूटो दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था, इस वजह से इसको कहा जाता है कि दिस इज नॉट ए ट्रू प्लैनेट, इसको उस प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है? असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लाइट ईयर लिखा हुआ है, ईयर फुल ऑफ लाइट ये गलत है, ईयर हैविंग लाइट वर्क नहीं ये भी गलत है, हल्के काम वाले। ईयर विद विच अर्थ शैल बिकम लाइटर, इस वो साल जिसमें अर्थ जो है वो हल्की हो जाएगी, नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, बिल्कुल ये सही आंसर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब आप सभी जानते हैं कि जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर इस स्पीड से चलती है, किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड है लाइट की वैक्यूम के अंदर। तो ये 1 सेकंड के साथ है, तो 1 घंटे में कितनी होगी, 60 मिनट से, सॉरी 1 मिनट में कितनी होगी तो 60 से गुना कर देंगे, 1 घंटे में कितनी होगी तो वो 60 से गुना कर देंगे, और 24 घंटे में कितनी होगी वो इससे गुना कर देंगे, और उसके साथ साथ 365 दिन में ये कितने दूर तक जाएगी उसके गुना कर देंगे, और जो फिगर आएगी उसको यूनिट बना दिया गया लाइट वर्ष। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लॉन्ग डिस्टेंसेज जो होते हैं उसको यूज मापने के काम आती है। क्वेश्चन विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब 3 करेक्ट होंगे और 1 रॉन्ग होगा। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स एंड कंटिन्यूअसली इमिट हीट लाइट, ग्रह जो है ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड है और लगातार गर्मी और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो प्लैनेट्स है ना, उनका अपना लाइट नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना, ये दूसरे की लाइट से चमकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए बाकी चीजों को भी देखेंगे। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, बिल्कुल ये तो ठीक है, एंड इज इक्वल टू 9.46 into 10 पावर 12 किलोमीटर। ये लिखने की कोशिश कर रहा है कि 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर ये काउंट होता है, बिल्कुल ये सही है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.46 into 10 रेज टू पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो ये है हमारा लाइट ईयर, मतलब इतने डिस्टेंस को कवर करती है लाइट 1 साल के अंदर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे ये तो गलत दिख रहा था, ये सही लग रहा है, और हमें गलत को ढूंढना है, ध्यान रखिए, ये भी फोकस होना चाहिए। पोलर स्टार इज द स्टार विच अपीयर टू बी स्टेशनरी नियर द नॉर्दर्न हॉरिजॉन, ध्रुव तारा वह तारा जो उत्तरी क्षितिज के निकट स्थिर प्रतीत होता है।
तो ये भी ठीक है। नॉर्दर्न हॉरिजॉन की तरफ हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है, ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डेफिनेट, बिल्कुल तारा मंडल या नक्षत्र जो है वो निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों का समूह है। ठीक है, आपको एक कल भी बताया था कि ओरियन नाम से एक नक्षत्र है जो कि धनुधारी की तरह दिखाई देता है, जैसे धनुष को खींचते हैं उस तरीके से। और दूसरा आपको बताया था कि सप्तऋषि, ठीक है, उस सप्तऋषि क्वेश्चन मार्क के तरीके दिखाई देता है, 7 तारों का समूह है वो। तो ये भी आपको कल बता दिया गया था। चलिए, उर्सा मेजर भी कहते हैं उसको। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट सॉरी। तो इसका मतलब 3 सही है और 1 गलत है, और दिस इज आवर राइट आंसर। सैटेलाइट्स आर ब्राइटर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। उपग्रह उज्जवल वस्तुएं या प्रकाशित वस्तुएं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, बिल्कुल नहीं। सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमने वाले, अगर सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंडों की बात करें तो वो प्लेनेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो असल में हमें आंसर दिख रहा है, लेकिन बाकी को भी पढ़ के देख लेते हैं, कभी कभी हम पढ़ने में गलती कर देते हैं। सोलर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट सन, 8 planets and their moons, बिल्कुल ठीक है। and all other objects that are bound to the sun due to gravity, that is asteroid, comets and meteor, ये तो बिल्कुल ठीक है। सौर मंडल में सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं अपने चंद्रमाओं के साथ, और अन्य सभी वस्तुएं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु या उल्का। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, आर लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि अर्थ के बाद, जो हमारी अर्थ है उसके बाद एक मंगल ग्रह है, इधर वीनस है और इधर बुध है, इधर सन से अगर चले तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो बीच में एक बेल्ट है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की, एस्टेरॉइड, जो प्लेनेट नहीं बन पाए। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे फिर उसके बाद जुपिटर आ जाता है। तो मंगल और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स की जो लेयर है, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल साइज बॉडीज, बिल्कुल स्मॉल साइज बॉडी है, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी ठीक है। इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक है। आर कैरेक्टराइज्ड विद ए स्मॉल हेड एंड ए लॉन्ग टेल, ये ठीक है। ये तीनों ही ठीक हो गए, तो हमारा आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कई कंसेप्ट रिवाइज भी करवा दिए, और बहुत बढ़िया डेफिनेशंस भी आपको समझा दी। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। सन इज ए स्टार, ये तो बिल्कुल सही है। सन इज आल्सो ए स्टार, क्योंकि हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार सन है। ठीक है, इसलिए हमें ये बड़े साइज का दिखाई देता है। ओके, ओरियन हैज 10 ब्राइट स्टार, ओरियन में 10 चमकीले स्टार होते हैं, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये गलत बात है। ओरियन में इतने स्टार नहीं होते हैं, ओरियन कल बात की थी हमने। उसके बाद मर्करी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ये तो ठीक है। बुध जो है उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। प्लेनेट्स डू ट्विंकल, ग्रह टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं भाई, ये गलत हो गया। एक सेकेंड, इस हिसाब से तो 10 ग्रह टिमटिमाते हैं, तो ये गड़बड़ हो, ये गलत है, ये वाला ठीक होगा इसका। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ये ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया डी, और डी हमें गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज, चंद्रमा के बहुत सारे चरण दिखाई देते हैं, मतलब चंद्रमा पहले दिन बहुत पतला सा दिखाई देता है, फिर उसको आप देखेंगे साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, और आप एक सिचुएशन आती है जब वो पूरा ही हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं फुल मून, यानी कि पूर्णिमा की रात हो जाती है। और फिर उसके बाद दूसरी फेज शुरू होती है, फिर से घटने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद और छोटा हो गया और धीरे धीरे बिल्कुल एक दिन वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दिस इज कॉल्ड एज न्यू मून। ठीक है, ये फेजेस क्यों होती हैं असल में? वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड अस, हम केवल चंद्रमा के उस हिस्से को देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को प्रकाशित कर दर्शाता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो नहीं बात हुई, चंद्रमा का असल में दिखता तो हमें एक ही हिस्सा है, लेकिन वो पार्ट जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है। आवर डिस्टेंस फ्रॉम मून इज कीप चेंजिंग, कि चंद्रमा से हमारी दूरी बदलती रहती है, ये भी कारण नहीं है कि उसकी फेजेस हो। द शेडो ऑफ अर्थ कन्वर्ज ओनली ए पार्ट ऑफ मून सरफेस, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह के केवल एक भाग को ही घेरती है। ठीक है, और चंद्रमा को के वायुमंडल की मोटाई स्थिर नहीं, ये तो नहीं होगा। तो हमारा ये कारण है कि उसकी फेजेस हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा भारत अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो सन से आने वाली जो लाइट है, अगर ये बिल्कुल सीधे में होंगे तो सन से आने वाली लाइट इस पर बिल्कुल शेड हो जाएगी, उस दिन न्यू मून की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको चंद्रमा कंप्लीट दिखाई देगा। ठीक है, या फिर उसकी फेजेस दिखाई देगी, आधी छाया पड़ी। ठीक है, फिर उसमें कुछ और कम छाया पड़ी और बिल्कुल छाया ही ना पड़े। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि चंद्रमा की फेजेस दिखाई देती हैं। तो इसका सही आंसर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ब्रह्मांड, साइंस ऑफ स्टडिंग कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट?
ब्रह्मांड की संरचना और अन्य संबंधित जानकारी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। सबसे ज्यादा जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, सी में और ए में। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी होता है असल में खगोल विज्ञान होता है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से रिलेटेड है, तो खगोल विज्ञान इसको कहा जाता है। तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहीं पे रोकते हैं। आपको क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, एक अच्छे रिवीजन के रूप में क्लास देना चाहेंगे। 15 से 20 मिनट में आपको अच्छा रिवीजन हो, इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े, और 20 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद 20 मिनट के अंदर ही 20 क्वेश्चन की भी हम केमिस्ट्री लेके आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर इसको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं, और आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि करवाए जाएं वो भी बताइए। ठीक है, उसके साथ साथ अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए गाइडलाइन हो जाती है एक तरह से, कि क्या क्या बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, वो चीज़ आपको हमें बतानी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आप रेगुलर हो जाइए। ठीक है, स्टडीज में रेगुलर हो जाइए। हम भी रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारी जो चीज़ें थी, कुछ हमारे पर जो बाध्यताएं थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने उस उनमें से बहुत सारी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम ऑनलाइन प्रेजेंट है आपके साथ। ठीक है, ईवीएस क्लास भी होगी 9 PM पे होगी, और मैथ की क्लास भी रिज्यूम हो गई है। मैथ की क्लास रिज्यूम हो गई तो वो भी रेगुलर रहेगी। बस आपको बता दूं कि वोकैब की क्लास होगी, स्पेशल वोकैब की क्लास होगी, कि कैसे वो तैयार करें हिंट के साथ, बड़े फनी वे में मैं करवाने वाला हूँ, मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल है वो दूसरे टीचर करवाएंगे, लेकिन वोकैब की क्लास मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हमेशा खुश रहें। साथ ही साथ आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ती रहे, एनर्जी बढ़ाते रहिए अपनी। अपने मुट्ठी बंद कीजिए, अपनी क्षमताओं को देखिए कितना आपके बाहुबल है आपके अंदर। तो आपके अंदर जो पुरुष है उस पुरुष को फील कीजिए। ठीक है, तो इस पुरुष को फील कीजिए, आपके अंदर जो मेहनत करने का जज्बा है उसको फील कीजिए। और आप किसी भी चीज से डिमोटिवेट मत होइए। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है उसको बूस्टर लीजिए। एक क्रिटिसाइज करने वाले को अपने आसपास रखिए, ताकि आपको रोजाना बूस्ट होता रहे, और उसको गलत साबित कर दीजिए अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत अगर रेगुलर है, अगर आप रेगुलर हैं पढ़ने में, अपने लिए जो आप अपने को खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने लिए आप ऑनेस्ट है, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।